मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा चैप्टर है आपका वाक्य भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य किसे कहते हैं कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। मतलब कि जिसको पढ़ने से कुछ अर्थ निकले, वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व अनिवार्य हैं। वाक्य में कितने तत्व अनिवार्य हैं? 6 तत्व का होना बहुत जरूरी होता है। कौन कौन से? एक हो जाएगा सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। मतलब क्या है कि 6 तत्व अनिवार्य हैं। कौन कौन से हैं पढ़ लिया आपने। अब हम पढ़ेंगे इनके पॉइंट के बाद में। जैसे सार्थकता होता क्या है कि वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। मतलब क्या है कि जो वाक्य होता है उसमें कुछ ना कुछ उसका अर्थ होता है, जानते हैं आप लोग ये बात। और इसलिए यह क्या है, इनमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। आगे है योग्यता। क्या होता है योग्यता? मतलब है यहाँ पर कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। मतलब क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे देखिए, चाय खाई, यह वाक्य नहीं है क्योंकि चाय खाई नहीं जाती है बल्कि चाय पी जाती है। मतलब समझ गए आप लोग कि वाक्य में जो होती है शब्दों के प्रसंग के अनुसार उनका मतलब अर्थ जो है वो प्रकट करने की योग्यता किसमें होती है? वाक्य में होती है। एक ही क्लियर बात। अगला है पॉइंट आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा कि राम पत्र लिखता है या वह पत्र लिखता है। मतलब क्या है कि कर्ता का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। देखिए ये चीज़ें क्या है, हमें समझना है। एक बार देख लीजिएगा इनको, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी उसको हमें अच्छी तरीके से समझना है, लेकिन इन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा समझते हुए चलना है कि एकांक्षा का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या आवश्यकता होती है, चीज़ हो गई। अब अगर हम आगे देखें, अगला पॉइंट था आपका, देखिए 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ थी निकटता, कि बोलते तथा लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। रुक रुक कर बोलें या लिखें गए शब्द वाक्य नहीं बनते, अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाना चाहिए। अब देखो निकटता क्या है कि बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। मतलब वाक्य जो बहुत पास पास लिखे होते हैं, जबकि रुक रुक कर या बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते हैं। एक शब्द यहाँ लिख दिया, एक यहाँ, एक इधर लिख दिया, तो ये शब्द वाक्य नहीं बनाते हैं। वाक्य के लिए क्या इंपॉर्टेंस की ये क्रम होना चाहिए, अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह के आसपास बोले या लिखे जाने चाहिए। ये भी क्लियर बात हुई। अगला है पदक्रम। क्या लिखा हुआ है? पदक्रम क्या होता है ये देखो, कि वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। इसमें वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। क्रम, सुहावनी है रात होगी चांदनी, कोई निश्चित क्रम ही नहीं है, तो इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित ना होने से इसे वाक्य नहीं मानेंगे, इसे भी वाक्य नहीं कहेंगे हम। इसे इस प्रकार से होना चाहिए कि चांदनी रात सुहावनी होती है। बिल्कुल क्लियर हो ना, कि जब उसका एक विशेष मतलब क्या है, एक अर्थ भी प्रकट हो। ये तो है कि चांदनी रात सुहावनी होती है, इसे आप वाक्य कहेंगे। ये पद के क्रम से सुटेबल है, सही है। और ये है पद क्रम, अगर ना गलत लगा दिया जाए, इधर का उधर कर दिया जाए, तो उस वो से हम वाक्य नहीं कहेंगे। ये बात हुई। एक अन्वय क्या होता है? अन्वय ये होता है कि अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्यों में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गईं, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए। ठीक है, तो इस प्रकार से है, ये इसे कहते हैं अन्वय। इसको भी समझ लिया होगा। तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक पढ़ा था कि इसके अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं, वाक्य में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। हमने वो चीज़ों को सही से पढ़ने का प्रयास किया यहाँ पर। आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ एक बार में समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब देखिए बात स्टार्ट होती है कि वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है।
एक क्या होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। अब देखो हम उद्देश्य को पहले पढ़ते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। आखिर इसमें क्या है कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। मतलब उद्देश्य क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है, तो अनुराग और सचिन क्या है, इनके बारे में बताया गया है, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएंगे उद्देश्य, सब्जेक्ट, ये कर्ता हो जाएंगे, यही तो है कर्ता। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है, बात हो गई। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, तो इस वाक्य में कर्ता का विस्तार परिश्रम करने वाला भी शामिल आया है, ठीक है। ये है तो समझ गए आप लोग कि उद्देश्य, वाक्य में दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जैसे आप कहेंगे कर्ता या उसके साथ जो भी विस्तार होता है वो आता है, और विधेय एक अलग चीज़ होता है। जैसे यहाँ पे अनुराग खेलता है, अनुराग को आपने जैसे पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंग्लिश में, तो वही होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। कि जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे राम, जैसे हम आपको वाक्य लिखा इंग्लिश में लिख दिया जाता था कि राम इज गोइंग टू या गोइंग कानपुर, कुछ भी लिख दिया जाए, तो यहाँ पे क्या करते थे कि सब्जेक्ट क्या था, किस भाग को अलग कर लेते, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, तो वही है ये हो जाएगा आपका उद्देश्य, ये हो जाएगा आपका विधेय, ठीक है। तो आपने समझ लेना, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, सारी चीज़ें वही सेम होती हैं। विधेय देखिएगा कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलता है क्या है, ये विधेय है, बताया मैंने प्रेडिकेट। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में कुछ भी शेष रह जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। मतलब कर्ता को अलग कर दीजिएगा, जो भी बचेगा वो आपका विधेय होगा। ये बात आपके समझ में आई होगी। अगला देखिएगा, इसके अंतर्गत विधेय और विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ती हुई उधर गई। इस वाक्य में विधेय का विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। मतलब क्या है, ये देखो लंबे लंबे बालों वाली एक लड़की, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उद्देश्य। और अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, ये पूरा हो जाएगा विधेय। ये बस समझिए आप लोग। आगे है आपका कि वाक्य के भेद। वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनका विभाजन हम दो आधार पर कर सकते हैं। दो आधार पर कौन सा कर सकते हैं, ये भी देखो। एक होता है कि अर्थ के आधार पर, पहला पढ़ेंगे हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, और दूसरा भी पढ़ेंगे एक, वो आगे पढ़ेंगे भी, पहले अर्थ वाले पढ़ लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कितने, 8। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। एक एक भेद को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर। पहला है विधान वाचक, असर्टिव सेंटेंस पढ़ा होगा कि जिन वाक्यों में क्रिया को करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधान वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। देखिए विधान वाक्य मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले। जैसे मैंने दूध पिया, मैंने क्या किया, मैंने दूध पिया। वर्षा क्या, वर्षा हो रही है। राम क्या कर रहा है, राम पढ़ रहा है। मतलब क्रिया कुछ होने की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं, विधानवाचक। तो ये हो जाएगा कंप्लीट। अगला है जैसे निषेधवाचक, क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट हो उन्हें कहते हैं निषेधात्मक नेगेटिव वाक्य। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, काम नहीं किया, मैंने खाना नहीं खाया, तो मत लिखो। ये हो जाएंगे निषेधात्मक वाक्य। अगला है आपका यहाँ पर कि आज्ञावाचक, इम्परेटिव, कि जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, या मोहन तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो, उधर जाओ, एक गिलास पानी लाओ। ये नहीं आदेश देते हैं या रिस्पेक्ट करें, कृपया मुझे एक पेन दे दो, इस प्रकार के वाक्य मतलब आदेश, ये आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। अगला देखो आपका लिखा हुआ है कि प्रश्नवाचक, क्या होता है, इंटेरोगेटिव, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है सीता तुम कहाँ जा रही हो। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे एक बेहतरीन चीज़ क्या है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो देख लीजिएगा, तो हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। ये भी आपकी बात क्लियर हो जाएगी। अगला लिखा हुआ है कि इच्छावाचक, क्या लिखा हुआ है, इच्छावाचक, कि जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामनाएं आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे इच्छावाचक वाक्य।
आगे संदेहवाचक कि जिन वाक्यों में से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, मतलब क्लियर नहीं है, संदेह हो सकता है हो जाए। वह आ रहा होगा, मतलब क्लियर नहीं है, हो सकता है राजेश आ जाए। ठीक है, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। हो सकता है राजेश आ जाए, क्लियर नहीं। जब क्लियर ना हो, सस्पेंस हो, तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। और अगला आपका है यहाँ पर विस्मयवाचक, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये क्या हो जाएंगे, विस्मय आदि। बोधक की चिन्ह लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक लाइन करने के बाद ये नीचे बिंदु रख देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो अगला है आपका संकेतवाचक, कि जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। एक दूसरे पर निर्भर है ना, अगर फसल होगी, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। तो जब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, एक क्रिया होती है दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो क्या कहते हैं संकेतवाचक होने, मतलब संकेत होता है एक तरफ, अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़े थे अभी अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, देखो हम लोगों ने अभी किसके आधार पर पढ़े थे, अर्थ के आधार पर पढ़े थे। अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं। ये तुम लोगों ने पढ़ लिया, सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, 3 होते हैं। ठीक है, समझो कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही समापिका मतलब क्रिया जो करता है, किया, करेगा आदि होती है। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया। तो ये हो जाएंगे सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। जानते हैं आप लोग, वह खेलता है, तुम सोते हो, वह किताब पढ़ता है, वह खाना खा रहा है, ये सिंपल वाक्य हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग तो संयुक्त वाक्य देखो क्या होते हैं। संयुक्त वाक्य होते हैं कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इनसे जुड़े हुए उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। सही है, कौन कौन से शब्द से जुड़े हुए ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो और यहाँ पर आ गया तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। प्रिय बोलो, आगे लिखा हुआ है पर असत्य नहीं, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया पर, तो हो जाएगा आपका ये संयुक्त। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो किंतु, समझ गए, तो ये हो जाएंगे आपके संयुक्त वाक्य। आगे हम लोग पढ़े, आगे लिखा हुआ है कि मिश्रित वाक्य क्या होता है, कि जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो, अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो, एक मुख्य हो एक गौड़ हो, जो आपस में एक दो की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। ठीक है, ये सब देखो, ये यही चीज़ है इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली, उसमें थे तो ये चीज़ें देखना आपको यहाँ से, ये चीज़ें आदि से मिश्रित या मिलने जुले हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि, ये हो जाए कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, जो लड़के कमरे में बैठा है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, जो आ गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे,
तो आ गया ये दिया गया। ठीक है, तो हमें देख समझो आप लोग, ये हो जाएंगे आपके मिश्रित वाक्य। तो देखिए मिश्रित वाक्य की पहचान और इसकी पहचान में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप लोग याद कर लेना बस। और एवं तथा या अथवा लेकिन ये फिर भी तो नहीं किंतु परंतु लेकिन पर, ये वाली चीज़ें याद कर लेना आप लोग, थोड़ा इतना काम कर लेना। ठीक है, संयुक्त वाक्य के लिए। और इसमें जो है इसमें इतना काम कर लेना, मिश्रित के लिए यहाँ से ये चीज़ें ये काम कर लीजिएगा इतना। क्लियर। अगला देखिएगा लिखा हुआ है वाक्य विग्रह। क्या लिखा हुआ है? वाक्य विग्रह को भी देखते हैं हम लोग, क्या है ये। वाक्य विग्रह कहते हैं कि वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। वाक्य के विभिन्न अंगों को जो है अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाक्य विग्रह, मतलब अलग अलग कर देना। इसे वाक्य विभाजन कहते हैं या वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सरल वाक्य का विग्रह करने पर एक उद्देश्य और एक विधेय बनते हैं। जैसे वो कि राम पढ़ता है, तो राम अलग, पढ़ता है अलग कर दिया, तो राम उद्देश्य हो गया, पढ़ता है विधेय हो गया। संयुक्त वाक्य में से योजक को हटाने पर दो स्वतंत्र उपवाक्य यानी दो सरल वाक्य बनते हैं। जैसे अब जैसे उदाहरण देंगे भी आपको, अगर कोई भी योजक चिन्ह लगा हुआ है तो उसके बन जाएंगे दो। मिश्र वाक्य में से योजक हटाने पर दो अपूर्ण उपवाक्य बनते हैं। जैसे समझो बात, जैसे हम अगर संयुक्त वाक्य की बात कर लें, जैसे लिखा हुआ है कि राम स्कूल जाता है और मोहन खाना खाता है, और से हमने जोड़ दिया वाक्यों को। अगर हम और हटा दें, ये तो कह रहा है कि संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह को हटाने पर अगर हम और हटा दें तो दो वाक्य बन जाएंगे कि राम स्कूल जाता है और सोहन खाना खाता है, दो वाक्य बन गए, इनका अर्थ भी है। आगे कि मिश्र वाक्य में योजक हटाने पर दो अपूर्ण वाक्य बनते हैं। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर कि सरल वाक्य होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो सरल वाक्य होते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान होता है उपवाक्य, एक होता है आश्रित उपवाक्य, वाक्य नहीं होता है। क्लियर, ठीक है, इसका पूरा अर्थ नहीं होता है। जैसे हम एक उदाहरण को चेक कर लें, जैसे यहाँ पर है ये की है, ठीक है, इसको अगर हम हटा दें, एक हो जाएगा आपका कि मैं जानता हूँ, अगला हो जाएगा तुम्हारे अच्छे अच्छे नहीं बनते। इस प्रकार दो वाक्य आपके यहाँ बन रहे हैं। और अगर हम इसमें क्या करें, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे एक हटा दें, ठीक, जैसे हमने हटा दिया ये, वहाँ सुबह गया शाम को लौट आया, तो यहाँ पर अलग अलग वाक्य हो गए। एक वहाँ शाम को गया, वहाँ शाम को, सुबह को गया शाम को लौट आया, यहाँ पे अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पर दो सिंपल, तो सीधी बात ये याद रखना कि सरल वाक्य जो होता है उसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य उपवाक्य होता है, दोनों उपवाक्य होते हैं। ये बात भी क्लियर हुई होगी आप लोगों को। अब देखिए हमारा यहाँ पर आ गया अगला, उपवाक्य क्या होता है। क्या चीज़? उपवाक्य। हम लोग उपवाक्य के बारे में पढ़ने वाले क्लास क्या होते हैं कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है, और उसमें जितनी भी समापिकाएं क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य, शेष को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी बात क्लियर हुई आपकी। मतलब यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है, और उसमें जितनी भी समापिकाएं होती हैं, जहाँ पर समापन होता है वाक्य का, और कुछ क्रियाएं, मतलब क्या है, समाप्त होने के बाद कुछ जोड़ दिया, जैसे इन्होंने अगर उसमें वहाँ पे क्या किया और जोड़ दिया, या यहाँ पर तो यदि जोड़ दिया, तो अलग अलग वाक्य बन जाते हैं ना। तो वही क्या होते हैं, उतने ही उपवाक्य होते हैं। एक उसमें मुख्य वाक्य होता है, एक क्या होता है, वाक्य आश्रित होते हैं। तो आश्रित भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे समझो, एक है यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मतलब जो आश्रित उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता या कर्म या क्रिया के रूप के क्रिया जो पूरक के रूप में प्रयुक्त होने संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है, उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है, रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया है। इन वाक्यों में जो है रंगीन अक्षरों वाले अंश संज्ञा उपवाक्य हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो कलरफुल हैं, जैसे कि वह बहुत ईमानदार है, तो जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संज्ञा उपवाक्य। या कि उसका भाई पटना गया, ये भी संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। तो पहचान क्या है कि संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। पहली बात कि संज्ञा जो उपवाक्य होता है
उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य होता है, उसकी पहचान है कि वह किससे स्टार्टिंग उसकी होती है, संज्ञा उपवाक्य की, ये बात है। ठीक है, अब देखो अगला कौन सा भाग है, अगला है आपका विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा वाला है की से पहचान, कि जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। इन वाक्यों में रंगीन अक्षरों वाले अंश विशेषण उपवाक्य हैं। अब देखो पहचान क्या याद करनी है, पहचान देखो कि विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसके किसी रूप जैसे जिसे, जिसको, जिसने, जिसने, जिनको से होता है। अभी आपने पढ़ा था कि जब की से स्टार्टिंग हो तो क्या होता है, वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है। हमने जब पढ़ा है कि जब जो आ जाए, देखो इसी को मैंने याद करना है, ये तो पढ़ लिया हमने एक बार, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब जो आ जाए, पढ़ने से स्टार्टिंग में जब जो आ जाए या जिनको आ जाए, जिसको आ जाए, जिसको, जिसे, तो हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। और अगला है लास्ट वाला हमारा ये क्रिया, ये हमारा है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसको भी देखना है कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये प्रायः क्रिया का काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण आदि के सूचक क्रिया विशेषणों के द्वारा प्रधान वाक्य से जुड़े रहते हैं। जैसे अब देखो ये लिखा हुआ है, मैं उससे नहीं बोलता, फिर आगे है क्योंकि वह बदमाश है। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। जहाँ जहाँ वे गए उनका स्वागत हुआ। यदि मैंने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। इन वाक्यों में रंगीन अक्षरों वाले अंश क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। अब देखो क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहाँ, जिधर, अगर, यदि, यद्यपि आदि से होता है। मतलब क्या है, ये यद्यपि से होता है, मतलब ये है कि जैसे समझो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे देखो लिख दिया कि क्योंकि, तो क्योंकि से स्टार्टिंग हुई है। यहाँ लिख दिया जब, जब से स्टार्टिंग, यदि से लिख दिया, यद्यपि लिख दिया। तो इसमें ये चीज़ याद कर लेना आप लोग कि क्रिया जो है इसकी पहचान, क्रिया विशेषण उपवाक्य की क्या पहचान, इसके प्रारंभ जो होता है वो क्योंकि से या जितना, जैसा, जब, जहाँ, जिधर, इससे होता है। ठीक है, ये भी बात क्लियर हुई आपकी। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कि वाक्य और पदबंध में क्या अंतर होता है, और इसके बाद पढ़ेंगे पदबंध। तो उपवाक्य और पदबंध में क्या अंतर होता है इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उपवाक्य और पदबंध। उसके बाद में पदबंध आपको पढ़ाएंगे क्या होता है, पदबंध के प्रकार क्या होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग इससे अगले वाली वीडियो में। तो यहाँ तक का हमारा वीडियो जो है इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिएगा, सीखने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे आपको आगे के टॉपिकों के साथ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। ठीक है, जब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।